नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा में भाजपा की बढ़ सकती है टेंशन, चौधरी बीरेंद्र सिंह कर सकते हैं बड़ा ऐलान। हरियाणा के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह जल्द ही कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। उन्होंने नए साल पर 1 जनवरी को अपने कार्यकर्ताओं की बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें करीब 1000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के हिस्सा लेने का दावा किया जा रहा है। जींद में प्रेस वार्ता करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह के राजनीतिक सलाहकारों ने कहा कि आगामी राजनीति को देखते हुए सांसद बृजेंद्र सिंह को सीएम पद के लिए प्रपोज करें। वहीं 25 मार्च को चौधरी बीरेंद्र सिंह के जन्मदिवस पर उचाना में एक विशाल जनसभा भी आयोजित की जाएगी। बता दें कि बीजेपी के कद्दावर नेता अपने बेटे व हिसार से बीजेपी सांसद बृजेंद्र सिंह को कैबिनेट में जगह नहीं दिए जाने से लगातार नाराज चल रहे हैं। करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी, हम आपको बता रहे हैं कि पीएम किसान योजना के तहत 10वीं किस्त के पैसे कब तक आ रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार देश के किसानों के अकाउंट में 6000 रुपए सालाना ट्रांसफर करती है। 6000 रुपए की यह रकम 3 किस्तों में सरकार की तरफ से किसानों के बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर की जाती है। अब तक इस योजना की 9वीं किस्त किसानों के खाते में पहुंच चुकी है। अगर आप भी पीएम किसान सम्मान स्कीम की 10वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने 10वीं किस्त जारी करने की तारीख बता दी है कि किस दिन आपके खाते में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। नए साल पर यानी 1 जनवरी को किसानों के खाते में 10वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। पीएम मोदी दोपहर को 12 बजे किसानों के खाते में पैसा जारी करेंगे। पीएम किसान सम्मान निधि फायदा उन लोगों को नहीं मिलता है जो इनकम टैक्स भरते हैं। इनके अलावा डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, इंजीनियर, आर्किटेक्ट जैसे प्रोफेशनल को भी इस स्कीम का फायदा नहीं मिलता है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में फिर हो सकते हैं बढ़ोतरी, बस करना होगा ये काम। करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर मिलने के बाद अब एक और गुड न्यूज है। अब तक जो भी कर्मचारी कोरोना महामारी की वजह से चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस यानी सीईए को क्लेम नहीं कर पाए थे, अब वो इसे क्लेम कर सकते हैं। आपको बता दें कि इसके लिए आपको किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स की भी आवश्यकता नहीं होगी। डीओपीटी ने कहा है कि सीईए क्लेम को सेल्फ डिक्लेरेशन या रिजल्ट या रिपोर्ट कार्ड या फिर फी पेमेंट के एसएमएस या फिर ईमेल के प्रिंट आउट के जरिए भी क्लेम किया जा सकता है। हालांकि यह सुविधा सिर्फ मार्च 2020 और मार्च 2021 में खत्म होने वाले एकेडमिक ईयर के लिए होगी। केंद्रीय कर्मचारियों को 2 बच्चों की पढ़ाई के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है। प्रति बच्चा ये भत्ता हर महीने 2250 रुपए है, मतलब 2 बच्चों के लिए कर्मचारियों को 45 रुपए महीना मिलता है। अगर किसी कर्मचारी ने मार्च 2020 और मार्च 2021 के लिए अभी तक क्लेम नहीं किया है तो इसे क्लेम कर सकता है। ऐसे में उनकी सैलरी में 4500 यानी 4500 रुपए जोड़ कर आएंगे। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विधानसभा सत्र के तुरंत बाद अधिकारियों को उन परियोजनाओं पर तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए हैं जो सत्र के दौरान सदस्यों द्वारा उठाए गए थे। हिसार में बन रहे महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए डिप्टी सीएम आरंभ से ही गंभीर हैं। डिप्टी सीएम ने हवाई अड्डा से संबंधित कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि वे कार्यों को तय समय सीमा में पूरा करें। ढिलाई किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनको जानकारी दी गई है कि हवाई अड्डे की फेंसिंग व अन्य कार्य शुरू हो चुके हैं। हवाई अड्डा के बीच में तलवंडी राणा हिसार मार्ग की भी वैकल्पिक व्यवस्था कर ली गई है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि तलवंडी राणा से हिसार दिल्ली रोड तक नया हाईवे बनाया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया चल रही है। इस हाईवे के बनने से सिरसा से दिल्ली वाया हिसार तथा चंडीगढ़ से हिसार कैंट की तरफ जाने वाले काफी यात्रियों को फायदा होगा। साथ ही तलवंडी राणा, धांसू तथा मिर्जापुर गांव को भी एक नया हाईवे मिलेगा। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान स्कीम के तहत हरियाणा के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की ओर से जिले के किसानों के लिए 3 HP, 5 HP, 7.5 HP व 10 HP सोलर ऊर्जा पंप 75% अनुदान पर लगवाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 27 दिसंबर से किसान सरल हरियाणा.gov.in पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सोलर पंप लगाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। नारनौल एडीसी अनुराग ढालिया ने बताया कि खंड नांगल चौधरी निजामपुर व नारनौल के केवल वही किसान सोलर पंप लगवाने के पात्र होंगे जो किसान पहले से ही डीजल पंप सेट या फिर जनरेटर सेट से अपनी खेती का कार्य कर रहे हैं तथा साथ में सूक्ष्म सिंचाई जैसे टपका, फवारा सिंचाई व भूमिगत पाइपलाइन आदि यंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं तथा जिनके पास बिजली पंप का कनेक्शन नहीं है। 7.5 HP AC समर्सिबल के लिए 92,462 रुपए तथा 10 HP AC समर्सिबल पंप के लिए 1,13,515 रुपए देय राशि होगी।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल जिले के गांव अंजनथली में जगत गुरु ब्रह्मानंद कन्या महाविद्यालय परिसर में नवनिर्मित कन्या छात्रावास का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने इसी महाविद्यालय में छात्राओं के लिए नर्सिंग कोर्स शुरू करने तथा ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा के नाम पर 6 एकड़ में स्टेडियम बनाने की मंजूरी भी दी। उन्होंने कन्या महाविद्यालय अंजनथली के विकास के लिए लगभग 51 लाख रुपए की अनुदान राशि देने की घोषणा के साथ साथ अखिल भारतीय रोड महासभा की मांग पर कन्या महाविद्यालय बस्ताड़ा का नाम जगत गुरु ब्रह्मानंद के नाम पर करने की भी घोषणा की। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में पीएचडी में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा 28 दिसंबर को। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में विभिन्न विभागों के अंतर्गत उपलब्ध पीएचडी पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए 28 दिसंबर को प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के पश्चात 5 जनवरी को साक्षात्कार आयोजित करेगा, जिसके पश्चात चयनित आवेदकों को पीएचडी दाखिले का अवसर प्रदान किया जाएगा। विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार ने पीएचडी में दाखिले के इच्छुक आवेदकों को शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य के निर्माण में विश्वविद्यालय हर संभव सहयोग प्रदान करने का भरोसा दिलाया। हरियाणा में 8वीं कक्षा की परीक्षा को लेकर आदेश जारी, सभी शिक्षा बोर्डों पर होंगे लागू। हरियाणा में सरकारी स्कूलों के साथ साथ बाकी शिक्षा बोर्ड को भी 8वीं की बोर्ड परीक्षा करवानी होगी और वो भी इसी सत्र में। सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद मौलिक शिक्षा निदेशक की ओर से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव को इस आशय का पत्र भेजकर विद्यालय में वर्ष 2021-22 की परीक्षा कराने का निर्देश जारी किया है। हरियाणा के सरकारी स्कूलों के साथ साथ प्रदेश में विभिन्न शिक्षा बोर्डों के तहत आने वाले सभी स्कूलों में 8वीं की परीक्षा बोर्ड के माध्यम से होगी। निदेशक की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि सीबीएसई बोर्ड और अन्य शिक्षा बोर्ड को भी 8वीं की परीक्षा इसी सत्र से करानी होगी। हालांकि सरकार के इस फैसले को प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन चुनौती देगी। सीबीएसई या फिर अन्य बोर्ड में शिक्षा हासिल करने वाला बच्चा हरियाणा बोर्ड द्वारा लिए जाने वाले एग्जाम को कैसे दे सकता है? सरकार अपने फैसले को सीबीएसई या फिर दूसरे बोर्ड पर थोप रही है, इसे कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। लड़कियों की शादी की उम्र में 21 साल करने के विरोध में हरियाणा के खापे जींद में हुई महापंचायत में लिए गए फैसले। हिंदू मैरिज एक्ट और लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 साल किए जाने को लेकर वीरवार को जींद की जाट धर्मशाला में खाप महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में 2 मुद्दों को रखा गया, जिसमें पहला मुद्दा एक गाँव गोत्र व गुहान में शादी पर रहा, जबकि दूसरा मुद्दा लड़की की शादी की उम्र 18 वर्ष से 21 वर्ष करना रहा। पहले मुद्दे पर सभी खाप पंचायतों ने सहमति जताई कि गाँव गुहान व समगोत्र में शादी को अमान्य यानी गैर कानूनी ठहराया जाए और इस पर हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन भी किया जाए। वहीं दूसरे मुद्दे पर भी ज्यादातर खाप पंचायतों ने कहा कि सरकार लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 करने पर खापों की राय ले। वहीं माता पिता की सहमति से 18 की उम्र में भी शादी मान्य हो। सर्दी के बीच राजस्थान में बारिश की चेतावनी, 25 दिसंबर के बाद 3 दिन उत्तरी हिस्से में होगी बरसात, कोहरे का भी अलर्ट जारी। राजस्थान में लोगों को कड़ाके की सर्दी से थोड़ी राहत मिली है। अगले 2 से 3 दिनों में जयपुर, कोटा, चूरू, सीकर समेत राजस्थान के सभी शहरों में न्यूनतम तापमान में 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज हो सकती है। वहीं 25 दिसंबर से अगले 3 दिन बारिश की भी संभावना जताई गई है। अगले 3 दिनों तक उत्तरी राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में घना कोहरा पड़ने की भी संभावना है। विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। 26, 27 और 28 दिसंबर को उत्तरी राजस्थान में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। वहीं राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा के कई एरिया में 25 दिसंबर से हल्के बादल छा सकते हैं। इसका असर 2 से 3 दिन बना रहेगा। ओमिक्रॉन ने बढ़ाई चिंता, तमिलनाडु में 33 व महाराष्ट्र में 23, 6 राज्यों में कुल 94 केस मिले तो देश में वहीं कुल मरीज 355 हुए। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में एक बार फिर से बढ़ोतरी हो रही है। इसी बीच वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन चिंता को और बढ़ा रहा है। गुरुवार को 6 राज्यों में ओमिक्रॉन के 94 केस नए सामने आए हैं, जिनमें अकेले तमिलनाडु में 33 और महाराष्ट्र में 23 मरीज मिले हैं। इनके अलावा तेलंगाना में 14, कर्नाटक में 12, गुजरात में 7 और केरल में 5 मामले सामने आए हैं। अब देश भर में नए वेरिएंट से संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या 355 पहुंच गई है। ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले 88 महाराष्ट्र में सामने आ चुके हैं, जबकि 64 मामलों के साथ दिल्ली दूसरे तो वहीं 38 केस के साथ तेलंगाना तीसरे नंबर पर है। देश में कोरोना के मामले फिर बढ़ते हुए देखकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार से राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। प्रदेश में अब रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक आवाजाही पर रोक रहेगी। मुख्यमंत्री ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने, मास्क पहनने और कोरोना से बचाव के सभी उपायों का पालन करने की अपील की है।
अमित शाह की सुरक्षा में वुमेन कमांडो, Z+ कैटेगरी वाले वीवीआईपीज की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ ने तैनात की स्पेशल फोर्स बिना हथियार के ही खतरे को न्यूट्रलाइज कर सकती है। गृह मंत्री अमित शाह समेत Z+ कैटेगरी वाले वीवीआईपीज की सुरक्षा अब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ की महिला कमांडो संभालेंगी। सीआरपीएफ ने इसके लिए महिलाओं की स्पेशल फोर्स तैयार की है। यह बिना हथियार के ही किसी भी खतरे को न्यूट्रलाइज कर सकती है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ ने 32 महिला कमांडो वाले अपने सबसे पहले दल को वीवीआईपीज सिक्योरिटी के लिए तैयार किया है। अब इन कमांडोज को दिल्ली में रहने वाले उन वीवीआईपीज की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा जाएगा जिन्हें Z+ सुरक्षा दी गई है। शुरुआत में महिला कमांडोज की तैनाती अमित शाह, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और उनकी पत्नी गुरशरण कौर के पास की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक इन महिला कमांडोज ने अपने 10 हफ्ते की ट्रेनिंग पूरी कर ली है। इस ट्रेनिंग में कमांडोज को वीवीआईपीज सुरक्षा ड्यूटी पूरी करना, बिना हथियारों के लड़ना, शरीर की तलाशी लेना और खास हथियारों को फायर करना सिखाया गया। कमांडोज को जनवरी में ड्यूटी पर तैनात किया जा सकता है। लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट में फिदायीन हमले की आशंका, आईईडी के इस्तेमाल का शक, दिल्ली से पहुंचे एनआईए एनएसजी के अधिकारी जुटे जांच में, केंद्र ने रिपोर्ट मांगी। लुधियाना की जिला अदालत में गुरुवार दोपहर हुए बम ब्लास्ट में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी आईईडी का इस्तेमाल किए जाने का शक है। इस धमाके में 2 की मौत हुई है जबकि 5 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। ब्लास्ट की जांच के लिए दिल्ली से एनएसजी तो वहीं एनआईए और नेशनल बम डाटा सेंटर की टीमें मौके पर पहुंच चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस धमाके को लेकर पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी है। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा और पंजाब पुलिस के डीजीपी भी धमाके के बाद घटनास्थल पर पहुंचे। धमाका कोर्ट कॉम्प्लेक्स में तीसरी मंजिल पर बने बाथरूम में हुआ। धमाका इतना जबरदस्त था कि कोर्ट की दीवारें तहस नहस हो गई हैं। ब्लास्ट के बाद मौके पर एक छत विक्षत बॉडी भी बरामद हुई है। आशंका जाहिर की जा रही है कि शव सुसाइड बॉम्बर का है। कथित सुसाइड बॉम्बर की धड़ और टांगों के ब्लास्ट में चिथड़े उड़ गए हैं। सरकारी नौकरी अपडेट, दिल्ली परिवहन निगम यानी डीटीसी में ड्राइवरों के पदों पर निकली भर्ती, कैंडिडेट्स 31 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन। दिल्ली सरकार के दिल्ली परिवहन निगम यानी डीटीसी ने ड्राइवर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। उम्मीदवार जो दिल्ली परिवहन निगम यानी डीटीसी में नौकरी करना चाहते हैं वे डीटीसी की ऑफिशियल वेबसाइट dtc.nic.in पर जाकर इन पदों पर अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवारों के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2021 है। डीटीसी ड्राइवर पदों के लिए 10वीं पास होने के साथ ही कैंडिडेट्स के पास कम से कम 3 साल पुराना हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। इसके साथ ही आधार कार्ड व पैन कार्ड तथा कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल हो आदि भी जरूरी है। डीटीसी ड्राइवर के इन पदों के लिए अधिकतम 50 वर्ष की आयु तक कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। शेयर बाजार अपडेट, 384 पॉइंट्स की तेजी के साथ सेंसेक्स 57,315 पर बंद। शेयर बाजार लगातार तीसरे दिन बढ़त पर रहा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएससी का सेंसेक्स 384 पॉइंट्स की तेजी के साथ यानी 57,315 पर, पावर ग्रिड का शेयर 3.70% बढ़ा। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 117 पॉइंट बढ़त के साथ यानी 17,072 पर बंद हुआ।